Good afternoon, dear. This is Ravi and welcome you all to Unique New Bharati Publication online YouTube channel. जैसा हम लोगों को विदित है, बिहार पुलिस सिपाही बल 2022 की जो आगामी परीक्षा है, इसमें हम लोगों को पता है मद्य निषेध, फायरमैन और वनरक्षी के लिए इन तीनों प्रकार के कांस्टेबल के लिए हम लोगों की वैकेंसीज है। बहुत सुनहरा अवसर है बिहार के युवाओं के लिए खास करके, और जितने भी युवा जुड़े हुए हैं सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सारे लोग जो है अव्वल होइए और काफ़ी बेहतर कीजिए। तो मैं रवि जो है आप लोगों को स्वागत करते हुए ये बताना चाहूँगा कि मैं अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों भाषाओं के जो कुछ सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 8-8, 10-10 सवाल, उन्हीं के प्रश्नों को उसी हिंदी और अंग्रेजी भाषा के सवालों को लेकर के आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, और आप लोगों को कैसे जो है आंसर तक पहुंचना है, कैसे जवाब देना है, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बार सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद, और इसी के साथ हम लोग सीधा चलते हैं प्रश्न पे। सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है 15/12/2013 में प्रीवियस ईयर्स के पूर्व के सालों में जो 15 तारीख को दिसंबर के 2013 की जो एग्जाम हुई थी, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे हिंदी और अंग्रेजी में, उसी प्रश्नों को लेकर के आपके साथ मुखातिब है। प्रश्न है हिंदी का सबसे पहला। देखिए हिंदी का प्रश्न में किस प्रकार का प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है सवाल। तो सबसे पहला जो सवाल है बाबू, कह रहा है कि यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित, देखिए यह घर, इसमें नीचे देखिए रेखा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये जो शब्द है ये क्या है, लिखा हुआ है यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है। पूरा एक हमारा क्या हो गया सेंटेंस हो, इसमें रेखांकित, तो रेखांकित यहां से यहां तक रेखा दिया हुआ है, यह घर। तो यह घर, यदि केवल घर शब्द रहता, यदि केवल रेखा घर पे किया हुआ होता, तब यह संज्ञा हो जाता, अर्थात यहां पे हमारा संज्ञा जवाब नहीं होगा। अब यदि केवल यह रहता, तब यह सर्वनाम भी हो सकता था और विशेषण भी हो सकता था। तो यहां पे देखिए आप लिखा हुआ है बी में प्रविशेषण। प्रविशेषण वैसे शब्द को कहते हैं जो किसी विशेषण के लिए कोई शब्द आता है, उसको प्रविशेषण कहते हैं। मतलब वैसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है, उसको प्रविशेषण कहते हैं। तो यहां तो है घर, घर का विशेषता बता रहा है कि कौन घर, तो यह घर या वह घर। तो घर तो संज्ञा है, तो यह को यदि मान के चलते हैं तो यह क्या हो जाएगा बाबू, विशेषण होगा, प्रविशेषण नहीं होगा। तो इसलिए बी नंबर भी जवाब हमारा समाप्त हो जा रहा है। सर्वनाम, यह यदि केवल होता, केवल यदि यह होता, घर नहीं होता, तब सर्वनाम हम इसको कह सकते थे। तो हमारा ये भी सर्वनाम भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब यहां है कि सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या है? वैसा विशेषण शब्द जो सर्वनाम से बना हुआ है, वैसा शब्द जो सर्वनाम है परंतु उसका प्रयोग विशेषण के रूप में हो रहा है, वैसे शब्द को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो अब यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पे यह घर जो है बाबू, तो घर तो हमारा संज्ञा हो गया। घर क्या हो गया डियर, संज्ञा हो गया। अब यह हमारा सर्वनाम था, तो यह हमारा सर्वनाम था, लेकिन ये काम कर रहा है किस रूप में, ये संज्ञा का विशेषता बताने के लिए। तो इसको हम सर्वनामिक विशेषण कह सकते हैं, परंतु किसको कह सकते हैं, घर को नहीं, यह को। यहां पे हाईलाइटेड केवल यह होना चाहिए था, लेकिन मिसरीडिंग, ये गलती बस, यह घर दोनों हाईलाइट हो गया है, होना केवल यह को चाहिए था, तब इसको हम सर्वनामिक विशेषण कहते। तो यहां पे जिस तरीके से प्रश्न पूछा और ऑप्शन दिया हुआ है, इसके हिसाब से जवाब यहां पे आपका सी नंबर हो जाएगा। हालांकि हाईलाइट केवल यह होना चाहिए था, ठीक है, तब आपका यह जवाब होगा। यदि केवल हाईलाइट हमारा घर रहता, तब जवाब हो जाता संज्ञा। तो यहां पे थोड़ा सा ये विवादित टाइप का प्रश्न है। अब कोई कह सकता है कि तो फिर इसको हम संज्ञा ही जवाब दें, तो वो भी आपका फिर सही हो सकता है। नहीं तो इस हिसाब से जिस तरह से प्रश्न बनाया हुआ है, उस हिसाब से आपका चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं बन पाएगा। तो यदि केवल घर हाईलाइटेड रहता तो संज्ञा हो जाता, केवल यह हाईलाइटेड रहता तो सर्वनामिक विशेषण हो जाता, परंतु यहां दोनों हाईलाइट हो करके इस प्रश्न को विवादित कर दिया है। तो ऐसे स्थिति में जो यहां प्रश्न का पूछने का भाव है, इसमें आपका सर्वनामिक विशेषण जो है सबसे एग्जैक्ट और सबसे सटीक जवाब जो है आपका जाएगा। चलिए
आइए अब देखिए सेकंड प्रश्न क्या कर रहा है। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। यहां पे सुझाव दिया जा रहा है, किसी को सुझाव दे रहे हैं, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, अपना काम कीजिए। किस तरह से? शांति से। किस प्रकार से? शांति पूर्वक। तो काम करने का तरीका, काम करने की बात, काम करने का तौर तरीका, मैनर, व्यवहार को बताया जा रहा है कि किस मैनर से, किस तरीके से, किस व्यवहार से काम करना है। तो शांति पूर्वक करना है। काम करने की तरीका बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो आपको क्रिया विशेषण उसको क्या बोलते हैं बाबू? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण हो गया। अब है कि क्रिया विशेषण भी बहुत तरह का होता है। स्थानवाचक, जिससे स्थान का बोध हो, यहां वहां जहां तहां, ये सब स्थानवाचक है। तो यहां वहां तो है नहीं, इसलिए स्थानवाचक नहीं होगा। समयवाचक, समय या समय बोधक, आज, कल, परसों, गत, आगामी, ऐसा रहेगा तो ये हो जाएगा आपको समय या कालवाचक उसको कहेंगे। तो यहां समय का भी बात नहीं है तो नहीं होगा। परिमाण मतलब जिससे मात्रा का, वॉल्यूम की बात हो तो परिमाण हो जाएगा। तो ये परिमाण भी नहीं है तो परिमाणवाचक विशेषण भी इसको नहीं कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं बाबू रीतिवाचक विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिससे मैनर, व्यवहार, तौर तरीका की बात हो। तो यहां पे काम की तौर तरीका है, अतः ये जो हमारा क्रिया विशेषण है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जवाब हम लोगों का सी नंबर होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक वाक्य लिखा हुआ है, यहां से लेकर के और यहां तक एक वाक्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिएगा। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो जितना, कितना, इससे क्या पता चल रहा है? जितना, कितना लोगे तो जितना तुम चाहोगे, मतलब ये क्या? वॉल्यूम, मात्रा, मात्रा का बोध करवा रहा है, वॉल्यूम का बोध कर रहा है, परिमाण का बोध कर रहा है, क्वांटिटी को दिखा रहा है। तो ये किस प्रकार का? जितना खाओगे मतलब कोई वस्तु, खाने की पदार्थ, तो खाने की पदार्थ जो होगा उसका क्या होगा? वेट होगा, वजन होगा, मात्रा होगी उसकी, है? तो ये क्या हो गया? मात्रावाचक, या इसको बोल सकते हैं परिमाण बोधक, परिमाण सूचक क्रिया विशेषण। तो देखिए क्रिया विशेषण, कैसा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक नहीं होगा, स्थानवाचक नहीं होगा बाबू, दूसरा भी कैंसिल, कालवाचक नहीं होगा। तो जवाब हमारा क्या हो गया? सी नंबर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हमारा 42 नंबर का जवाब सी नंबर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शयनगार, शयनागार, कातर और हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। क्रमशः जिस तरह से सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको ऑप्शन देना है, जवाब देना है। संरचना के आधार पर ये कैसा शब्द है? तो संरचना के आधार पर शब्दों के तीन प्रकृति, तीन विभाग, तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वैसे शब्दों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए, जिसे हम दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो यहां लिखा हुआ कातर, तो कातर को हम दो खंडों में नहीं तोड़ सकते हैं, अतः यह रूढ़ है। तो देखिए, तो बीच में कहीं रूढ़ है, यौगिक, यौगिक रूढ़, बीच में रूढ़ नहीं है, बीच वाला रूढ़ नहीं है, यौगिक है, इसलिए एक नंबर कैंसिल। फिर दूसरा नंबर में भी बीच में यौगिक है तो कैंसिल, तीसरा नंबर में भी बीच में यौगिक है तो यह भी कैंसिल, डी नंबर में बीच में रूढ़ है तो ये हो सकता है। और सबको चेक कर लीजिए। हिमालय, हिम का आलय, बर्फ का घर, हिमालय का एक अलग अर्थ है तो इसलिए इसको यौगरूढ़ कहेंगे। यौगरूढ़ वैसे शब्दों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा भी हो और जिसके मिलाने पर एक अलग अर्थ प्रदान करे। तो हिमालय नाम है और हिमालय का एक अर्थ होता है बर्फ का घर, बर्फ का एक बहुत बड़ा विशाल राशि, उसको बोलते हैं हिमालय। तो ये इसकी एक अलग, इसकी क्या है? भाव है। तो ये हमारा यौगरूढ़ हो गया। और शयनागार माने शयन करने का जगह, स्थान, उसको बोलते हैं शयनागार, शयन जोड़ आगार, शयनागार। तो इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं और दोनों खंडों का अपना अर्थ निकल रहा है, ऐसे शब्दों को यौगिक कहते हैं। यौगिक वैसे शब्दों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा हो और दोनों टुकड़ों का, दोनों खंडों का अर्थ हो। तो देखिए शयनागार हमारा यौगिक हो गया, आपका जवाब हो जाएगा बाबू डी नंबर। कातर शब्द को हम दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांट सकते, अर्थात रूढ़ हो गया जवाब। और हिमालय जिसका एक व्यापक, एक अलग अर्थ है, उसको बोलेंगे यौगरूढ़। तो हमारा जवाब डी नंबर इस तरह से चला जा रहा है। 44 पे जैसे पहुंचते हैं डियर, कह रहा है कि बहुब्रीहि समास में है। बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पदों के संयोग, दोनों पदों के मेल होने के पश्चात उसकी एक व्यापक अर्थ, उसका एक विशाल अर्थ,
उसकी एक अलग अर्थ निकल जाती है, उसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। एक तरह से समझिए कि वो एक यौगरूढ़ का पाठ होता है, वो यौगरूढ़ होता है, दो शब्द का संयोग मेल होने के पश्चात उसकी एक अलग भाव, एक अलग भावना, एक नई अर्थ निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यौगरूढ़ शब्द, और उसी को समास के अंतर्गत हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो पूर्व पद प्रधान जो होता है हम उसको बहुब्रीहि समास नहीं कहते हैं, ये कैंसिल हो गया। उत्तर पद मतलब बाद वाला, तो ये भी नहीं होगा। तृतीय पद प्रधान और दोनों पद प्रधान, जैसे लोटा डोरी, लाल बाल, घर आंगन, तो ये इस प्रकार का भी हमारा समास जो है, इस प्रकार का समासिक पद भी हमारा बहुब्रीहि के अंतर्गत नहीं आएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, दोनों पदों की संयोग होने के उपरांत उसकी एक व्यापक अर्थ, उसका एक अच्छा अर्थ, उसका एक नया अर्थ प्रदान हो, उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। तो दो पद तो पहले ही है, ये है, दोनों के मिलने के बाद, संयोग होने के बाद उसकी नई अर्थ निकल जाए, तो उसको हम बोल सकते हैं कि तृतीया पद प्रधान होता है। मतलब शब्द बनने के संयोग के पश्चात उसकी अर्थ जो है से एक नई निकलती है। तो यहां पे जवाब हमारा जो वाक्य में बनाया हुआ है आंसर, उसके हिसाब से सी नंबर हम लोगों का जवाब होगा। तृतीय पद प्रधान होता है, मतलब दोनों के संयोग होने के बाद जो शब्द बनता है वह पद जो है से उसकी प्रधानता, उसकी विशालता, उसकी जो है से नवीनता होती है, उसकी एक अलग भाव होती है, तृतीय पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं बाबू। करा कि पाठ जोड़ शाला, तो पाठ जोड़ शाला बराबर क्या हो जाएगा, पाठशाला। देखिए यहां लिखा हुआ है, तो दो टर्म है, यहां कितना टर्म है, दो टर्म है। पाठ जोड़ शाला, शाला मीन्स जगह, स्थान, घर, पाठ मीन्स पढ़ना, पढ़ने वाला घर, तो पाठशाला के मेल को क्या कहेंगे, तो दोनों को मिला दिए तो ये क्या हो गया, संयोग हो गया, और अलग अलग कर दिए तो वियोग हो गया, माने विच्छेद हो गया। तो दोनों के मेल को क्या कहेंगे, संधि, समास कि द्वित्व की संयोग के मेल को क्या कहेंगे, तो दोनों का मेल जो है ये क्या चीज है, ये संयोग है, समास नहीं है, द्वित्व नहीं है। संधि इसको हम नहीं कहेंगे, केवल कहता कि पाठशाला क्या है तब कह देते संधि, और कह देते कि पाठ जोड़ शाला क्या है तब ये हो जाता विच्छेद। लेकिन यहां कह रहा है कि पाठ जोड़ शाला बराबर पाठशाला, अब इसको क्या कहेंगे, तो ये संयोग है, दोनों को मिलाकर के एक नया शब्द बनाया गया, ये संयोग है, शब्दों का संयोग है, शब्दों का मेल है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कह रहा है कि शुद्ध वाक्य को छांटिए। इस वाक्य में शुद्ध कौन है, सही कौन है, जो भाषा है, भाषा की भावनाओं के हिसाब से, भाषा की कल्पनाओं के हिसाब से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो देखिए, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। मेरे दोस्त के पिताजी, यहां तक तो सही है, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी है, मतलब वो तंबाकू का जो है व्यापार, कोई बिजनेस जो है आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। तो ये वाक्य सटीक हो सकता है, सही लग रहा है। आगे देखते हैं, मेरे पुराने दोस्त के पिताजी, माय डियर, दोस्त भी है और पुराना दोस्त, नया और पुराना नहीं होता है। हम दोस्त को ऐसा कहें कि पुराने दोस्त, नया दोस्त, ऐसा कहना जो है उचित नहीं होगा। जो दोस्त है वो दोस्त है। तो ये आपका जो यहां पे जो विशेषण दिया हुआ है, ये इस वाक्य को जो है सुव्यवस्थित नहीं रहने दे रहा है, सटीक नहीं रहने दे रहा है। ठीक है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। आगे कह रहा है, मेरे दोस्त के पुराने पिताजी। अब कोई पिताजी है और पिताजी नया हो जाए, पुराना हो जाए, तो पिताजी नया और पुराना नहीं होते हैं। ये जो शब्द है यहां, जो फिर पुराना शब्द जो आया, ये गलत जगह पे आया, इसका जो है इस वाक्य का भाव को क्या कर रहा है, खराब कर दे रहा है। तो पुराने पिताजी और नए पिताजी नहीं होते हैं। मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू के व्यापारी हैं। बउआ, तंबाकू नया और पुराना, जो व्यापारी है वो पुराना तंबाकू ही बेचेगा, नया तंबाकू नहीं बेचेगा। यह भी वाक्य को जो है सार्थक नहीं रहने दे रहा है। तो अर्थात इस स्थिति में हमारा डी नंबर भी ऑप्शन कैंसिल हो जा रहा है। तो मैं बताया था कि पहला नंबर हमारा जो है वाक्य सटीक दिख रहा है, सटीक है, और यही जवाब हमारा बन रहा है। एक नंबर जो वाक्य है वही जवाब सटीक जवाब है। अब देखिए, अब अंग्रेजी वाला प्रश्न आ गया, अब इंग्लिश का प्रश्न आ गया। अब देखते हैं अंग्रेजी का किस तरह का प्रश्न यहां पूछा है। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न पूछता है, जो है आपका हिंदी का या अंग्रेजी का, दोनों का प्रश्न काफी आसान प्रश्न पूछता है। केवल प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है। कह रहा है कि नाइदर न्यू ईयर सेलिब्रेशन या न्यू ईयर्स एव नॉर वैलेंटाइंस डे अ नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। कह रहा है नाइदर का मतलब होता है ना ही, और नॉर का मतलब भी होता है ना ही। ना ही तो ना ही, नाइदर नॉर कंजंक्शन है। तो मैं बताया था बाबू कि आइदर और या नाइदर नॉर या वेदर और या नन बट से जब दो नाउन प्रोनाउन जुड़ता है, तो बाद वाला जो नाउन प्रोनाउन होता है ना,
इसी के अनुसार यहां पे वर्ब अप्लाइड होता है। तो बाद वाला नाउन प्रोनाउन क्या है बाबू? वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे कोई एक ओकेजन है ना, एक चीज है ना, एक अवसर है ना, तो ये सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर है तो यहां पे वर्ब क्या लगेगा बाबू? सिंगुलर लगेगा। तो आर होगा, आर प्लूरल वर्ब है, नहीं लगेगा। वेयर, ये भी प्लूरल है, नहीं लगेगा। बी का यहां सेंस नहीं होगा, बी लिख देने से इस वाक्य का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो इस वाक्य का अर्थ है कि ना ही तो नई साल का अवसर, ना ही तो नया साल का जो कार्यक्रम होता है जो 1 जनवरी लोग सेलिब्रेट करते हैं, ना ही तो नव वर्ष की अवसर, ना ही वैलेंटाइंस डे भारत में राष्ट्रीय छुट्टी दिवस है या राष्ट्रीय अवकाश का दिन है। दोनों में से कोई भी राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। 1 जनवरी को या वैलेंटाइंस डे को राष्ट्रीय अवकाश नहीं मिलती है। तो यहां पे हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है बाबू वैलेंटाइंस डे और हमारा वर्ब जो है इज लगेगा सिंगुलर, बी नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि आइदर हिस्टोरिकल ओकेजन्स, कह रहा है कि या तो हिस्टोरिकल ओकेजन्स, ऐतिहासिक कोई भी अवसर, अब अवसर यहां कितने हैं? ओकेजन्स है, बहुत सारे अवसर, और या डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स, मतलब खास प्रकार के कोई महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्ति, व्यक्ति कितना है? बहुत है। तो अभी मैं बताया था कि आइदर और, नाइदर, नॉर, वेदर और से जब दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं तो बाद वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार आगे वर्ब रखते हैं। तो बाद वाले नाउन प्रोनाउन कैसा है? प्लूरल है। डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स, महत्वपूर्ण व्यक्ति, कितना व्यक्ति है? बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो पर्सन्स हो गया, प्लूरल हो गया वाक्य का सब्जेक्ट, वर्ब भी प्लूरल लगेगा। तो इज सिंगुलर है, नहीं लगेगा। हैज सिंगुलर है, नहीं लगेगा। हैव यहां होता या आर होगा। तो हैव होता जब यहां वर्ब 3 देखिए यहां है, लेकिन ये वाक्य जो है हमारा एक्टिव वॉइस में नहीं है, पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस का यदि वाक्य होता तब हैव लग सकता था, तो इसलिए यहां पे हमारा हैव कैंसिल हो गया। तो यहां चूंकि पैसिव वॉइस है तो इसलिए आर लग जाएगा। कह रहा है कि या तो ऐतिहासिक समारोह, ओकेजन, अवसर, या डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स, या महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ऑन सेकुलर हॉलीडेज, सामूहिक छुट्टी के दिन याद किया जाता है। मतलब जो सामूहिक तौर पे देश में जो छुट्टियां मनाई जाती है, जो छुट्टियां मिलती है, वो या तो किसी हिस्टोरिकल कोई ऐतिहासिक कोई अवसर, कोई ऐतिहासिक कोई दिन होता है, ओकेजन होता है, उसके अवसर पर मिलता है, या किसी खास प्रकार के कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, उनके जन्म या मरण के अवसर पे जो है से सामूहिक राष्ट्रीय अवकाश दी जाती है, उन्हें याद किया जाता है उस दिन पर, इसीलिए छुट्टी घोषित की जाती है। तो बहुत सारे व्यक्ति हैं। सब्जेक्ट हमारा वाक्य का है डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स, वर्ब प्लूरल हो जाएगा, आर यहां पे सटीक आपका वर्ब अप्लाइड हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बाबू, आई बाउट, मैंने खरीदा, ऑल दीज बुक्स, ये सारी किताबें, आई बाउट ऑल दीज बुक्स, मैंने ये सारी किताबें खरीदा, ओनली ₹700, मात्र 700 रुपया में। तो बाउट इन नहीं होगा, बाई नहीं होगा बाबू, विथ नहीं होगा, फॉर होगा। आई बाउट ऑल दीज बुक्स फॉर ओनली ₹700, मैं केवल 700 रुपया में ये सारी किताबें खरीदा, यहां हो जाएगा फॉर ओनली ₹700। अब देखिए क्या करे बाबू, इज यूज्ड एज सिंगुलर, निम्नलिखित यहां 4 ठो आपका वर्ड है, इसमें कौन सा वर्ड है जिसका प्रयोग हमेशा और हमेशा सिंगुलर के जैसा होता है? तो देखिए स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है बाबू चश्मा। चश्मा जो शब्द है, गूगल्स या स्पेक्टेकल्स, यह जो है बाबू प्लूरल शब्द है, इसका प्रयोग प्लूरल रूप में होता है। सीजर्स, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, यह भी प्लूरल वर्ड है, तो इसलिए हमारा 1 नंबर बी नंबर ऑप्शन कैंसिल। ट्राउजर्स जिसको पैजामास बोलते हैं, यह भी प्लूरल शब्द है, तो इसलिए डी नंबर भी ऑप्शन कैंसिल। अब यहां है मीजल्स, मीजल्स का मतलब होता है चेचक रोग, खसरा रोग, तो ये जो है आपका सिंगुलर है। चेचक रोग एक रोग का नाम है, ये सिंगुलर है, देखने में प्लूरल जैसा लग रहा है परंतु है ये क्या चीज? सिंगुलर। अतः हमारा जवाब सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर ही पहचाना। देखिए आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, नीचे के 4 शब्दों में से वैसे शब्द को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। देखिए वैसे शब्द को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, यहां लिखा हुआ है पहचानना है, विच इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, जिसका हमेशा प्रयोग सिंगुलर के जैसा होता है। तो सिंगुलर के जैसा प्रयोग होने वाला हमेशा शब्द कौन है बाबू? मीजल्स। तो जवाब आपका सी नंबर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। द यंग वन ऑफ ए गोट इज किड, देखिए बकरी का जो बच्चा होता है, बकरी का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं किड बोलते हैं। एंड दैट ऑफ ए हेन इज, और हेन, हेन का मतलब क्या होता है? मुर्गी, मुर्गी के बच्चा को क्या कहते हैं?
तो मुर्गी के बच्चा को चीक कहते हैं, और वही बड़ा हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग चिकन। जो आप लोग चिकन जा करके मार्केट में देखते हैं या खाने पीने वाले लोग खरीदते हैं, चिकन। फोल, FOAL, फोल जो है घोड़ा या गधा के बच्चा को, यंग वन को फोल कहा जाता है। पप्पी, कुतिया, कुत्ता के बच्चा को पप्पी कहा जाता है, तो ये सब कैंसिल हो गया। बेबी, ह्यूमन बींग, ह्यूमन का जो यंग वन होता है, मानव का जो बच्चा होता है उसको बेबी कहते हैं। तो यहां हमारा ये तीन ऑप्शन कैंसिल हो गया। चीक आपका सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर, चीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहां बाबू कि अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड, देखिए वर्ड इज अंडरलाइंड, वर्ड यहां अंडरलाइन किया हुआ है। चूज द वर्ड विच मींस मोस्ट नियरली द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। अब देखिए यहां जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए ट्रिचेरियस लिखा हुआ है ना, ट्रिचेरियस अंडरलाइन किया हुआ है नीचे में, इसका एकदम नजदीकी वाला, नजदीकी का मतलब होता है समान अर्थक, समान अर्थ वाला सिनोनिम्स शब्द यहां से हमको चार ऑप्शन में खोजना है। देखिए ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, दैट कि रमन वॉज अ ट्रिचेरियस फ्रेंड, कि रमन एक धोखेबाज दोस्त था। तो ट्रिचेरियस का मतलब क्या हो गया बाबू, ट्रीचरस का मतलब होता है धोखेबाज, धूर्त। अब इसका समानार्थक शब्द बताइए। तो सिंसियर, सिंसियर का मतलब होता है, धूर्त नहीं होता है, सिंसियर का मतलब होता है बाबू विश्वासी, विश्वास भाजन, तो ये नहीं होगा। ट्रूथफुल, ट्रूथफुल का मतलब होता है सच्चा, विश्वासी, ये भी नहीं होगा। ब्रेव मीन्स बहादुर, यह भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन हो गया बाबू, डी नंबर, फॉल्स, फॉल्स माने गलत, एंड डिसलॉयल, डिसलॉयल मतलब होता है अविश्वासी, गलत और अविश्वासी, धूर्त। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर है जो इनकरेक्ट है, गलत है। पेयर देखते हैं कि कौन किस तरह से पेयर है। तो देखिए रूस्टर, रूस्टर का मतलब होता है बाबू मुर्गा, रूस्टर का अभिप्राय होता है डियर मुर्गा, इसका फेमिनिन है हेन, मुर्गी। ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मिलान है। तो रूस्टर मीन्स मुर्गा और हेन मीन्स मुर्गी, इसलिए ये सही है। तो ये जवाब नहीं होगा, जो सही रहेगा वो जवाब नहीं होगा, जो गलत होगा वही जवाब बनेगा, वही खोजना है। पैट्रियार्क का मतलब होता है मां, पैट्रियार्क का मतलब होता है पितृसत्ता, पिताजी का शासन। मैट्रियार्क का मतलब होता है मातृसत्ता, मातृसत्ता, मां का शासन। तो देखिए ये भी आपका क्या है, मैस्कुलिन और फेमिनिन है, स्त्री और पुरुष है, तो ये भी हमारा सही है, सीधा उल्टा है। स्टैग, STAG, स्टैग, स्टैग का मतलब होता है नर हिरन, नर हिरन, और हिंड का मतलब होता है हरिन, मादा हिरन। तो यहां भी देखिए मैस्कुलिन फेमिनिन है, इसलिए यह भी सही है। तो जो सही है वो हमारा जवाब नहीं होगा, जिसका मिलान सही है वो आंसर नहीं बनेगा। तो तीन ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब जवाब हमारा डी नंबर जो है यही आंसर हो गया बाबू, बोअर, BOAR, बोअर। बोअर का मतलब होता है सुअर, इसका फेमिनिन होता है शो, SOW, सो, इसका मतलब होता है सुअरिन, ये इसका फेमिनिन होगा। यहां डेम जो लिखा हुआ है ये गलत है, डेम नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों का आज का ये जो है से सेशन समाप्त हो गया। लगभग हम लोग का 15 से 16 सवाल था, अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मिला करके। इतना ही प्रश्न जो है आपका अंग्रेजी हिंदी से पूछे जाते हैं, 15 से 18 सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो वनरक्षी के लिए हो, मदनी सेध के लिए हो, या जनरल कांस्टेबल के लिए हो, या फिर फायरमैन के लिए हो। तो जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे लोगों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी इस टीम की ओर से बहुत बहुत जो है से हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग अगले सेशन में, अगले दिवस हम लोगों की मुलाकात होगी। चलते चलते एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।